हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने चैनल साइंस जंक्शन में एक और नए वीडियो के साथ स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग जैसे पेपर 1 और पेपर 2 झारखंड साइंस सिलेबस के अनुसार पढ़ रहे थे चैप्टर वाइज, जिसमें से हम लोग अध्याय 1 का सभी टॉपिक जो है पढ़ चुके हैं, अध्याय 2 का भी पढ़ चुके हैं। अध्याय 3 हम लोग पढ़ रहे थे जीव जगत। जीव जगत में सजीवों का वर्गीकरण, सजीवों का वासस्थान और पौधों की संरचना और कार्य, जंतुओं की संरचना और कार्य का कंप्लीट हम लोग इसका थ्योरी, एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी को देख चुके हैं। यदि इसका आप लोग नहीं देखे हैं जेटेड साइंस चैप्टर वाइज पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए, तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है जेटेड साइंस, आप वहां से जाके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक को शुरुआत करेंगे, सजीवों पर परिवेश का प्रभाव। यानी कि जो भी हम लोग सजीव के बारे में पढ़े हैं उसके आसपास के वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ती है सजीवों पर, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर आज के इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को कि सजीवों पर परिवेश का प्रभाव क्या है ना। इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब परिवेश का, सजीव के बारे में तो हम लोग देख चुके हैं। परिवेश क्या है? परिवेश को पर्यावरण, यानी कि जो हमारे आसपास के वातावरण को क्या कहेंगे? पर्यावरण, और उसी को क्या कहेंगे? परिवेश। तो परिवेश से तात्पर्य है किसी जीव के चारों ओर का वह वातावरण है जिसमें वह रहता है ना। जहाँ पर हम लोग रहते हैं उसी के आसपास के वातावरण को क्या कहेंगे? परिवेश कहेंगे। भोजन प्राप्त करना और प्रजनन करता है, यानी कि जहाँ पर हम लोग रहते हैं, जहाँ जैसे आवास हो गया, वहीं उसी आवास में हम लोग क्या करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं। वहीं पे हम लोग क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। वहीं पे वहीं के चारों ओर, यानी कि हमारे आवास के ही चारों ओर के वातावरण को ही क्या कहेंगे? परिवेश कहेंगे, पर्यावरण कहेंगे, इन्वायरमेंट कहेंगे। तो इसमें जो है मुख्य 2 घटक होते हैं, एक है बायोटिक और दूसरा एबायोटिक। इन्हीं बायोटिक और अबायोटिक में जो है परिवेश पर क्या क्या प्रभाव है उसको हम लोग देखेंगे। जैविक घटक यानी कि बायोटिक, इसमें क्या होता है? इसमें सभी जीवित प्राणी शामिल है, जितने भी हमारे आसपास में जीवित पदार्थ हैं उस वह जो है वो जैविक घटक के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि सभी जीव जंतु हो गया, सभी पौधे हो गया, जंतु हो गया, मनुष्य हो गया, और जितने भी सूक्ष्म जीव हो। सूक्ष्म जीव कहने का मतलब है बैक्टीरिया, है ना, वायरस, ये सभी जो है सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आते हैं। तो जो भी छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है, ये मनुष्य, पेड़ पौधे, जंतु, ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? बायोटिक कंपाउंडेंट के अंदर, ठीक है, कंपोनेंट यानी कि जैविक घटक के अंतर्गत। दूसरा हम लोग अजैविक घटक में क्या देखते हैं, यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर इसमें जीवन रहित भौतिक कारक का शामिल है, यानी कि इसमें जीवित प्राणी नहीं होते हैं, अजैविक, है ना। इसमें भौतिक कारक शामिल होते हैं, जैसे कि सूर्य का प्रकाश हो गया, हवा हो गया, पानी, मिट्टी, तापमान और आर्द्रता, ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? अजैविक। अजैविक मीन्स इसमें जैविक घटक नहीं होगा, है ना, भौतिक घटक कारक होगा, तो यह अजैविक घटक शामिल है। अब इसमें परिवेश पर जो है सजीव का प्रभाव क्या होता है, यानी कि जैविक घटक पर क्या प्रभाव होता है? हमारे वातावरण पर इसका पारस्परिक संबंध, इसका क्या है? पारस्परिक संबंध है हमारे वातावरण और जैविक घटक का। क्या पारस्परिक संबंध है? तो सजीव न केवल परिवेश से प्रभावित होते हैं, बल्कि वे खुद ही क्या करते हैं? खुद भी परिवेश को बदलते हैं। यानी कि सजीव, यानी कि हम लोग, है ना, आसपास के वातावरण में रहते हैं तो केवल हमारे वातावरण को ही प्रभावित नहीं करते हैं, बल्कि जो है हम लोग, वे खुद ही परिवेश को बदलते हैं। कैसे कैसे बदलते हैं? हम लोग खुद ही हमारे आसपास में रहते हैं और खुद ही परिवेश को बदलते हैं। इसका हो जाएगा कि पारस्परिक संतुलन, जैसे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन छोड़ते हैं, है ना। पौधे क्या करते हैं? सूर्य की उपस्थिति में हाइड्रोजन, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और इसके फलस्वरूप जो है ऑक्सीजन, ग्लूकोज, ये सभी देते हैं। तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, जिससे वायुमंडल में गैसों का संतुलन बना रहता है। कहने का मतलब, पौधा क्या किया? वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लिया और क्या किया? ऑक्सीजन गैस छोड़ा। ऑक्सीजन गैस के दौरान जो है हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो इस प्रकार एक
पेड़ पौधे हम लोग को बना के दे रहे हैं, फिर हम लोग उसको ग्रहण करके फिर उसको दे रहे हैं, है ना। एक संतुलन बना हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से पारिस्थितिक संतुलन। दूसरा हो जाएगा जैविक घटक के अंतर्गत कि अपघटन। अपघटन कैसे होता है, जैसे कि बैक्टीरिया और फंगस है जैसे सूक्ष्मजीव मृत सजीवों को सड़ाकर मिट्टी की पोषक क्षमता को बढ़ाते हैं। यानी कि जो भी बैक्टीरिया है, वायरस है, सूक्ष्मजीव, वो क्या करते हैं, छोटे छोटे कीट मकोड़ों जो मृत सड़ा गड़ा पदार्थ हैं उसमें वो मिट्टी की पोषक क्षमता को बढ़ाते हैं, है ना। किसानों का जैसे मित्र कहा जाता है केचुआ को, तो ये क्या करते हैं, जो भी मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं और दूसरे भी जीव छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं उसको क्या करते हैं, मृत सजीवों को सड़ाकर मिट्टी को पोषक क्षमता प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार जीवित घटक ही क्या किया, पारिस्थितिक संतुलन किया। फिर दूसरा अपघटन किया। तीसरा क्या है, मानवीय प्रभाव, है ना, नेगेटिव इम्पैक्ट। मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम अपने आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, यानी कि आवश्यकता से अधिक, जितनी आवश्यकता है उससे भी अधिक, यानी कि हमारे लालच, है ना, क्या करते हैं, वनों की कटाई करते हैं और प्रदूषण खुद करते हैं और औद्योगिकरण के कारण जैव विविधता का ह्रास हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है। किस कारण से, मानवीय व्यवहार से, है ना, मानवीय प्रभाव से। यानी कि हम ही क्या करते हैं, हम ही लोग क्या करते हैं, वन की कटाई करते हैं, प्रदूषण बढ़ाते हैं, औद्योगिकरण के कारण बनते हैं, जैविक घटक का ह्रास हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है ना। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग मतलब हो गया कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक उत्पन्न होना, है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे उत्पन्न अधिक हो रहा है, हम लोग क्या करते हैं, इसका पर्यावरण का प्रदूषण फैलाते हैं। तो इससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिक होने के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिससे वातावरण को क्या हो रही है, मानवीय प्रभाव हो रही है ना, नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया। तो इस प्रकार से परिवेश पर जो है वो सजीवों का प्रभाव था। अब हम लोग दूसरा घटक में, अजैविक घटक में जो है वो सजीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको देखेंगे एक एक करके, ठीक है। देखिए, सजीवों पर अजैविक कारकों का प्रभाव बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सजीव और अजैविक मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आप वीडियो को स्किप ना कीजिए, अंत तक जरूर देखिए। अजैविक घटक क्या होता है कि अजैविक घटक सजीवों के जीवित रहने, उनकी शारीरिक संरचना और उनके व्यवहार को सीधे प्रभावित करते हैं। जो भी पर्यावरण पे सजीव घटक है वह जीवित रहने के लिए, है ना, उनकी शारीरिक संरचना और उनके व्यवहार को क्या करते हैं, सीधे प्रभावित करते हैं। पहला हो जाएगा इसका कि सजीवों पर अजैविक कारकों का प्रभाव क्या है, प्रकाश का प्रभाव, ठीक है। प्रकाश का प्रभाव मतलब क्या हुआ कि पौधे पर सूर्य का प्रकाश संश्लेषण के लिए अनिवार्य है। क्या है, पौधे पर सूर्य का प्रकाश क्यों आवश्यक, प्रकाश संश्लेषण के लिए। यदि प्रकाश नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगा। इसके बिना पौधे भोजन नहीं बना सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही ना भोजन बनाते हैं। प्रकाश की अनिवार्य पौधों में फूल खिलने और बीजों के अंकुरण को कंट्रोल करते हैं। प्रकाश के समय में ही फूलों के क्या करते हैं कि पौधों में फूल खिलने और बीजों के अंकुरण को कंट्रोल करने के लिए प्रकाश जो है वो महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। एक मैं आपको यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की जो है वो रिएक्शन बता देती हूँ, ताकि जो है आपको इससे क्या क्या हो रहा है। जैसे 6 कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए चाहिए। उसके अलावा 12 H2O और ये प्रकाश की उपस्थिति में, है ना, क्या किया, प्रकाश की उपस्थिति में कहाँ पर, क्लोरोफिल, जो कि पत्तियों में पाई जाती है, क्लोरोफिल नामक वर्णक, है ना, इसके कारण हरी होती। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाया, C6H12O6, यानी कि यह क्या हो गया, ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया, प्रकाश संश्लेषण के बनाया। इसके अलावा 6O2 बनाया, है ना, उसके बाद 6H2O बनाया। ये रिएक्शन याद करना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कि क्या आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश और क्लोरोफिल। इस दौरान क्या बनाया, भोजन का निर्माण बनाया। और कौन सी गैस उत्पन्न हुई, ऑक्सीजन और कुछ जल। तो यह जो है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या है, प्रकाश का होना अनिवार्य है, नहीं तो वह भोजन नहीं बना पाएगा, जो कि भोजन नहीं बना पाएगा। इसके अलावा
ऑक्सीजन गैस का भी रिलीज नहीं हो पाएगा। तो ये सीधे सीधे प्रकाश को प्रभावित कर रही है ना। अब जंतुओं पर क्या है कि इस प्रकाश जीवों की दैनिक दिनचर्या को प्रभावित करता है। कुछ जीव दिन में सक्रिय होते हैं और कुछ रात में निशाचर, जैसे कि उल्लू, चमगादड़, ये दोनों क्या है, निशाचर, यानी कि ये दिन में सोते हैं और रात में जगते हैं, है ना, जागते हैं। तो इस प्रकार से पौधों पर भी सूर्य के प्रकाश को प्रभावित हो रही है और जंतुओं पर प्रभावित हो रही है ना। दूसरा घटक हम लोग देखेंगे तापमान। तापमान का क्या प्रभाव हो रहा है? शारीरिक क्रियाएं, जैसे तापमान जीवों की चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म और एंजाइम गतिविधि को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, है ना। ये शारीरिक क्रिया है। और तापमान के आधार पर जो है जीव के भी प्रकार हैं, जैसे कि एक हो गया समतापी जीव, दूसरा हो गया विषमतापी जीव। समतापी जीव कहने का मतलब वार्म ब्लडेड या फिर उसको होमोथर्मिक कहेंगे। इसमें क्या होता है कि इनके शरीर का तापमान वातावरण के साथ जो है वो नहीं बदलता है, जैसे कि पक्षी और स्तनधारी, है ना। हमारा शरीर का ताप जो भी वातावरण हो, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसाती हो, वह वातावरण के साथ चेंज नहीं होता हमारा शरीर का तापमान, है ना, स्तनधारी जितने भी जीव जंतु हैं और पक्षी। जबकि कोल्ड ब्लड या फिर इसको पोकियोलोथर्मिक कहेंगे, विषम तापी जीव, कि इनके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार बदलता रहता है, जैसे कि सरीसृप, मेढक, मछली आदि। ये सभी उदाहरण याद रखेगा कि पूछेगा कि इनमें से कौन सा जो है वो समतापी जीव है ना। तो पक्षी और स्तनधारी याद रखना है। जबकि विषमतापी जीव में सरीसृप, मेढक, मछली ये सभी आ जाएगा कि ये वातावरण के साथ बदलता है इनके शरीर का तापमान। जबकि समतापी जीव में शरीर का तापमान वातावरण के साथ नहीं बदलता है। ठीक है। अब तीसरा घटक हम लोग देखेंगे कि जल का प्रभाव। जल का क्या प्रभाव हो रहा है हमारे अजैविक घटक पर, है ना। कि जल जीवन का आधार है, क्योंकि कोशिकाओं का प्रोटोप्लाज्म मुख्य रूप से जल से बना होता है। जो हमारे शरीर की सेल है, हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, उसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्मा है ना, ये मुख्य रूप से जल से ही बना हुआ है। तो हमारे सजीवों को जल कितना इम्पोर्टेंट है ना, प्रभावित कर रही है। जल की उपलब्धता के आधार पर जो है प्लांट मरुद्भिद यानी कि जीरोफाइटिक, रेगिस्तानी पौधे या जलोद्भिद जलीय पौधे के रूप में अनुकूलित होते हैं। जब हम लोग पौधे की स्ट्रक्चर संरचना पढ़ रहे थे, उसमें भी हम लोग जो है जल के आधार पर पौधों का वर्गीकरण किया था। जीरोफाइटिक जहाँ पर कि पानी की कमी है, रेगिस्तानी या कि जलोद्भिद यहाँ पर जलीय पेड़ पौधे, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग जल की उपलब्धता के आधार पर भी प्लांट का वर्गीकृत करते हैं या होता है। ठीक है। अब है नेक्स्ट अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन। परिवेश के अनुसार जो बदलाव होता है ना, कि हम लोग ठंडी जगह में रह रहे हैं, पहाड़ी क्षेत्र में रह रहे हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे रह रहे हैं, तो ये हो गया अनुकूलन, एडेप्टेशन। परिवेश के अनुसार जो है बदलाव होती है कि जब कोई जीव अपने परिवेश में जीवित रहने और प्रजनन करने के लिए अपने शरीर या व्यवहार में बदलाव करता है तो उसे अनुकूलन कहते हैं। ठीक है। जब से जैसे जो नॉर्मल समतल जमीन पे जो जीव जंतु रहते हैं और जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, बर्फीले क्षेत्र में रहते हैं, उसको जो है वहाँ का वातावरण सर्वाइव करने के लिए वह अपने शरीर या व्यवहार में ही बदलाव करते हैं। इसी को क्या कहेंगे, अनुकूलन कहेंगे। जैसे हमें बर्फीले या ठंडी जगह में रहते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ के वातावरण के अनुसार हम लोग अपने आप को वहाँ के व्यवहार में चेंज कर देते हैं, है ना, बदलाव करते हैं। यही क्या है, अनुकूलन। ताकि यदि हम वहाँ पर व्यवहार नहीं करेंगे तो वहाँ का जो है वातावरण है वो हमें एडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, है ना, हम जल्दी बीमार हो जाएंगे। जैसे कि मरुस्थलीय परिवेश में अनुकूलन, यानी कि मरुस्थलीय यदि क्षेत्र में है, डेजर्ट, तो वहाँ का हैबिटेट क्या होना चाहिए, है ना। वहाँ पे कैसे, जैसे पौधे हैं तो वहाँ के पौधे क्या होता है, उदाहरण है कैक्टस और नागफनी। यहाँ पर चूंकि यहाँ पानी की क्या है, कमी है मरुस्थलीय क्षेत्र में, तो वहाँ पत्तियाँ जो है वो कांटों में बदल जाती है। क्यों बदल जाती है, ताकि जो है वाष्पो उत्सर्जन यानी कि ट्रांसपीरेशन द्वारा पानी का नुकसान कम हो। यदि
पत्तियां यहाँ की तरह यानी कि समतल जमीन की तरफ उसका संरचना होगा, तो ये क्या होगा, अधिक ट्रांसपिरेशन होगा, जिस कारण जो है वो पौधे में एक तो पहले से ही वहाँ का ज़मीन में स्थल में पानी की कमी है, और भी ट्रांसपिरेशन के दौरान पानी की कमी हो जाएगा। तो इस प्रकार से वहाँ के वातावरण के अनुसार क्या क्या पत्तियाँ जो है वो कांटों में बदल जाती है ना, ताकि ट्रांसपिरेशन द्वारा पानी का नुकसान कम हो। और उसका तना हरा और गुद्देदार होता है। कहाँ का, मरुस्थलीय पौधे का क्या है, तना हरा और गुद्देदार होता है, जो प्रकाश संश्लेषण करता है और पानी जमा रहता है। यानी कि वहाँ का तना में हरा रहता है और गुद्देदार होता है, और वही तना प्रकाश संश्लेषण करता है और वहाँ पर जो है वो पानी जमा रखता है। नेक्स्ट क्या है कि जड़ें पानी की खोज में जमीन में बहुत गहराई तक जाती है, क्योंकि वहाँ का स्थल में पानी की कमी है, तो पानी जो है बहुत अंदर तक जाएगा, डीप तक। तो जहाँ तक वो पानी है वहाँ तक जड़ पहुँचेगी, है ना। जड़ पानी की खोज में जमीन में गहराई तक जाती है। ये हो गया वहाँ के मतलब वातावरण के अनुसार पेड़ पौधे में बदलाव हो गया। अब जंतुओं में क्या बदलाव होता है मरुस्थलीय परिवेश में, तो जंतुओं जैसे कि वहाँ ऊँट हो गया, तो ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। इसके पैर जो है वो गद्देदार होते हैं, जो रेत में नहीं धंसते। यदि हम लोग रेत पे चलते हैं तो देखना कि हमारा पैर जो है वो रेत में धंस जाते हैं, है ना। लेकिन वहाँ ऊँट जो है देखिए रेत में ही चलते रहते हैं। इनके पैर क्यों नहीं धंसते हैं, क्योंकि इनके पैर गद्देदार होते हैं, जो रेत में नहीं धंसते हैं। तो चूंकि वहाँ के वातावरण के अनुसार जो है जंतु यानी कि ऊँट अपने आप को क्या किया, परिवर्तन किया, अनुकूलन किया, उसके अनुसार जो है चेंज हो गया वातावरण में। और यह एक बार में अत्यधिक पानी पी सकता है। जब भी उसको पानी मिला वो एक बार में अधिक पानी पी लेता है, ताकि जो है और लंबे समय तक बिना पानी के रह सकता है ना। इसका मूत्र बहुत गाढ़ा होता है और इसमें श्वेत बहुत कम आता है, क्योंकि पानी का ही कमी है। तो एक बार में पानी मिला वो अपने अंदर ले लेते हैं, ताकि उसको नहीं पता कि पानी मिले या ना मिले, इसीलिए वो बिना पानी के भी अधिक दिनों तक रह सकता है। इसका मूत्र गाढ़ा होता है और इसका श्वेत बहुत कम आता है। तो इस प्रकार मरुस्थलीय परिवेश में हम लोग देखें कि कैसे पेड़ पौधे अपने आप को क्या करते हैं, एडेप्टेशन कर लेते हैं, और जीव जंतु भी उसी वातावरण के अनुसार जो अनुकूलन कर लेते हैं, है ना। दूसरा घटक इसमें देखेंगे जलीय परिवेश में अनुकूलन। एक्वेटिक हैबिटेट क्या है उसमें, कि वहाँ के पेड़ पौधे और जीव जंतु कैसे अपने आप को एडप्ट कर लेते हैं। पौधे जैसे कि कमल, है ना, जलकुंभी, ये क्या है, जल में पाए जाने वाले। तो इसके पौधा जो है इसका तना लंबा, खोखला और हल्का होता है, ताकि पौधे पानी में तैर सके। क्या समझे, इनका तना लंबा, खोखला और हल्का होता है, ताकि पौधे जो है वो पानी में तैर सके, है ना। पत्तियों पर मोम जैसी परत होती है। ये याद रखना है कि किस परिवेश में जो है कि पत्तियां मोम की परत होती है, तो जलीय पेड़ पौधे में, ठीक है। यह इम्पोर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कि पत्तियों पर मोम जैसी परत होती है, जिससे वे पानी में सड़ती नहीं है, ठीक है ना। यदि नॉर्मल जो समतल पेड़ पौधे हैं उसको पानी में यदि रख देंगे डुबा के, तो वो पत्तियां सड़ जाएंगे, परंतु जलीय पेड़ पौधे के पत्तियां क्यों नहीं सड़ते हैं, क्यों नहीं गलते हैं, तो उसकी पत्तियों में जो है मोम जैसी परत होती है, जिस कारण वो पानी में सड़ते नहीं हैं। अब तो पेड़ पौधे के बारे में जाने, जलीय पेड़ पौधे के बारे में। जंतु में क्या है, जैसे कि मछली, तो इसका शरीर धारा रेखीय होता है, जो पानी में तैरने में मदद करते हैं, है ना। धारा रेखीय कहने का मतलब जैसे मछली के ये इस तरह से जो है धारा रेखीय होती है ना, जो पानी में तैरने में मदद करते हैं। सांस लेने के लिए फेफड़े के स्थान पर गलफड़े पाए जाते हैं, है ना। जैसे मछली में किससे श्वास लेते हैं, तो गलफड़े से, गिल से। तो फेफड़े के स्थान पर गलफड़े पाए जाते हैं। अब तीसरा हम लोग देखेंगे, पहला मरुस्थलीय देख लिए, दूसरा जल, तीसरा पर्वतीय एवं ठंडे परिवेश में अनुकूलन। किस प्रकार से वहाँ पे ठंडे स्थानों में जीव जंतु या फिर पेड़ पौधे रहते हैं।
तो वहाँ के पेड़ पौधे को देखेंगे, जैसे कि चीड़ हो गया, देवदार हो गया, या जो है शंकुधारी होते हैं। प्रायः पहाड़ी पेड़ पौधे जो हैं इस प्रकार से शंकु के आकार का पाए जाएंगे, है ना। ये इस प्रकार से क्या होते हैं, शंकुधारी होते हैं, और इनकी पत्तियां सुई की तरह नुकीली होती है। इनकी पत्तियां जो है इस प्रकार से होती है, सुई की तरह नुकीली होती है, ताकि बर्फ आसानी से फिसल जाए। ऐसा इसलिए होता है, जब भी ये बर्फ पड़े तो क्या होगा, इस बर्फ जो है आसानी से नीचे फिसल कर नीचे हो जाए, है ना, नीचे आ जाए, इसमें पेड़ पौधे में जमा ना रहे। इसीलिए जो इसका शंकुधारी होते हैं, और इनकी पत्तियां सुई की तरह नुकीली होती है, ताकि बर्फ आसानी से फिसल जाए। ठीक है, तो अपने वातावरण के अनुसार क्या हुआ, पेड़ पौधे में भी परिवर्तन हो गया, है ना। उसी के अनुसार क्या हुआ, एडाप्टेशन हो गया। अब वहाँ के जीव जंतु में देखेंगे क्या हो गया, जैसे याक हो गया, ध्रुवीय भालू। कहाँ का ये है, पर्वतीय एवं ठंडे क्षेत्र में। त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत और शरीर पर घने बाल होते हैं, जो ठंड से बचाते हैं। यहाँ के यदि जीव जंतु को, है ना, ठंडी क्षेत्र में ले जाएंगे, पर्वतीय क्षेत्र में ले जाएंगे, तो ये अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका शरीर जो है समतल के अनुसार बटा हुआ है। वहाँ का देखिए जीव जंतु में क्या है, उसकी नीचे वसा की मोटी परत होती है, यानी स्किन के नीचे एक जो है वो फैट की मोटी परत होती है, और यह शरीर पर, इसके शरीर पर घने बाल होते हैं, जो ठंड से क्या करते हैं, बचाते हैं। तो इस प्रकार से पर्वतीय क्षेत्र में भी हम लोग देखिए पेड़ पौधे और जीव जंतु। अब कुछ मुख्य तत्व है, जैसे कि जीव जंतु होते हैं शीत निद्रा और एक ग्रीष्म निद्रा। इसका एग्जाम्पल याद रखना कि हाइबरनेशन और एस्टिवेशन। ये क्या होता है कि ठंड के दिनों में कुछ जीव, है ना, कुछ जीव जैसे कि भालू हो गया, छिपकली हो गया, का ऊर्जा बचाने के लिए गहरी नींद में चले जाते हैं, यानी कि निष्क्रियता में चले जाते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, शीत निद्रा। यानी कि एडेप्टेशन में क्या हुआ कि यहाँ का ही वह वातावरण, है ना, अपने वातावरण के अनुसार को ही, ताकि वो अपने ऊर्जा को नष्ट ना करे, ऊर्जा को बचाने के लिए वो क्या करते हैं, ठंड के दिनों में कुछ जीव अपने आवास पर क्या करते हैं, गहरी नींद यानी कि निष्क्रियता में चले जाते हैं। इसी को क्या कहेंगे, शीत निद्रा। इसका उदाहरण याद रखना, पूछेगा इनमें से कौन सा हाइबरनेशन जीव जंतु का उदाहरण हो जाएगा, तो भालू और छिपकली। दूसरा है ग्रीष्म निद्रा, एस्टिवेशन, यानी ग्रीष्म मतलब गर्मी। तो अत्यधिक गर्मी और सूखे से बचने के लिए जीव जैसे कि कुछ घोंगे हो गया, मेढक हो गया, वह निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं, है ना। अपने किस लिए, अपने ऊर्जा को बचाने के लिए, अपने ऊर्जा को खर्च नहीं करना चाहते कि हमें गर्मी नहीं झेल पाएंगे, हम अपने गर्मी और सूखे से बचाने के लिए कुछ जीव जैसे घोंगा, मेढक की निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं, अपने आवास से वो निकलते ही नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ मुख्य बिंदु था, मेन पॉइंट, कि शीत निद्रा और ग्रीष्म निद्रा के भी जीव जंतु को हम लोग देखें, क्योंकि जैविक और घटक, जैविक और अजैविक में जितने भी इम्पोर्टेंट, है ना, टॉपिक से संबंधित था, उन सभी टॉपिक को हमने 100% कंटेंट के साथ कवर की हूँ, और आशा करती हूँ कि यह जानकारी और वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी कि जैव विविधताओं का संरक्षण। तो यदि आप जेटेड साइंस का कंप्लीट सिलेबस तैयारी करना चाहते हैं चैप्टर वाइज, तो ये हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैप्टर वाइज और बिल्कुल टॉपिक वाइज जो है आपको 100% जो है कंटेंट तैयार करके दे रही हूँ, ताकि आपको इधर उधर वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं हो, और जो है आप इसका MCQ प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। लास्ट में MCQ भी इसका लाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।